हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी ईवीएस की एक रिवीजन क्लास की सीरीज चल रही है। इसमें हम कुछ ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 वाले बच्चों के लिए जिनका पेपर 1 में ईवीएस पढ़ना है। तो जो भी क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि ईवीएस पे सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लास 3 से लेके क्लास 5 में जो भी एनसीईआरटी ईवीएस में गिवन है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं और वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि थोड़ा सा आजकल ये 2-3 सालों में सीटेट क्या कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन 6 to 8 वाले साइंस का भी ले रहा है। तो उन सब क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैंने उधर से भी 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप प्रिपेयर रहो कि अगर साइंस से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करके आओ। बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होती है साइंस के क्वेश्चन की, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, तो उसको आप देखना, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस का ये क्लास। और ईवीएस का रिवीजन क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ईवीएस जुलाई सीटेट 2024 के लिए प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किस पर है? डायरेक्शन पर है ना। तो वो हम देखेंगे। एक डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आप श्योर रहिए। इसके लिए आपको इंडिया का मैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है, किसके बगल में कौन से पड़ोसी राज्य हैं, है ना। किस तरफ आपको नॉर्थ वेस्ट मिलेगा, किस तरफ आपको नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिहार के रिस्पेक्ट में आपको जम्मू एंड कश्मीर का पोजीशन बताना है और गोवा का पोजीशन बताना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार को अगर अपने इंडिया के मैप पर देखते हो तो यहाँ कहीं आपको बिहार मिलेगा, ठीक है। ये है आपका बिहार। और बिहार के रिस्पेक्ट में अगर बिहार को आप सेंटर में रख के जम्मू एंड कश्मीर आपको बिहार के रिस्पेक्ट में कहाँ पड़ेगा और गोवा आपको कहाँ पड़ेगा, ठीक है। गोवा ये रहा आपका, ठीक है। तो ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, जो इस साइड में आता है, ठीक है। और जो इस साइड में आता है उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, क्योंकि कहाँ आता है? साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, तो इसीलिए साउथ वेस्ट। साउथ क्यों पहले लेते हैं? क्योंकि साउथ जो है ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो इसीलिए हम साउथ वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो कौन सा हमारा आंसर सही होना चाहिए? अब जिस क्वेश्चन में पहले नॉर्थ वेस्ट होगा और दूसरे में साउथ वेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी बिहार के रिस्पेक्ट में जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है, और गोवा है साउथ वेस्ट एरिया में, है ना। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन बी स्लोएस्ट? यानी इवोपोरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। इवोपोरेशन क्या होता है? जैसे आप क्या होता है, वो जो पानी होती है, कहीं भी आप देखे होंगे बारिश की पानी कुछ दिनों बाद आपको बारिश की पानी जगह जगह स्टोर रहती है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आप क्या देखोगे कि वो बारिश की पानी क्या हो गई? गायब हो गई, वो इवोपोरेट हो गई, है ना। तो इवोपोरेशन के प्रोसेस में कौन कौन हेल्प करता है और कब इवोपोरेशन स्लो होगा, यानी इवोपोरेशन का रेट कब कम होगा? तो देखिए, इवोपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक विंड पर यानी हवा पर, सरफेस एरिया पे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा ना उतना ज़्यादा इवोपोरेशन होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, विंड बहुत तेज़ी से उड़ेगा चलेगा, तो क्या होगा? इवोपोरेशन आपका उतना ही फास्ट होगा, है ना। इवोपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? धूप में कपड़े डालते हैं। धूप में कपड़े डालने से क्या होता है? आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि क्या होता है, पानी जो होता है वो इवोपोरेट हो जाता है, क्या बनता है? वाटर वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है, ठीक है।
अगर आपको इवोपोरेशन का रेट हाई रखना है तो उसके लिए 3 कंडीशन पर आप ध्यान दीजिएगा। विंड होनी चाहिए, है ना, हवा चलनी चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। सरफेस एरिया जो होगा वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब आपका इवोपोरेशन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे स्लोएस्ट होगा, यानी स्लोएस्ट का मतलब है कि ये तीनों चीजें कम होनी चाहिए। टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, हवा भी कम चलनी चाहिए और सरफेस एरिया भी कम होनी चाहिए, तब आपका इवोपोरेशन स्लोएस्ट होगा। अब यही चीज आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब यहाँ पे है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे तो स्लोएस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। सरफेस एरिया इंक्रीज बट टेम्परेचर डिक्रीज, ये तो दो, एक बढ़ रहा है घट रहा है, ये नहीं होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी नहीं होगा। कब होगा इवेपोरेशन हाई? जब आपका सरफेस एरिया यानी जितने दूर में पानी है ना, वो सरफेस एरिया बढ़ेगी और साथ में सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों कम होगी, तभी आपका स्लोएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्या पता यही क्वेश्चन उठा के हूबहू दे दे, है ना। तो इस चीज को समझिएगा। आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि इवोपोरेशन होता क्या है ना। इवोपोरेशन कहाँ यूज होता है? वाटर साइकिल में, और इवोपोरेशन होने के कारण ही वर्षा होती है, ठीक है। चलिए, The ability to understand relative position of place, direction and distance, यानी ability to understand the relative position। अब किसी चीज के बारे में आपको जानकारी हो, किसी प्लेस के बारे में, किसी के पोजीशन के बारे में, किसी के डिस्टेंस के बारे में, किसी डायरेक्शन के बारे में, तो उस स्किल को क्या बोलते हैं? उस स्किल को हम कहते हैं मैपिंग स्किल। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF के बारे में बताया जा रहा है। रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल स्टडी टू बी टॉट एज द इंटीग्रेटेड कैरिकुलम एरिया एट द प्राइमरी लेवल, यानी किस आपको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में बताया गया है कि हमको इन्वायरमेंटल स्टडी को इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी जोड़ कर पढ़ाना है, मिला के पढ़ाना। अब इन्वायरमेंटल स्टडी में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं साइंस को, हम पढ़ते हैं, एक मिनट, हम साइंस को भी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ेंगे, फिर हम सोशल साइंस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ेंगे और प्लस हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी हम पढ़ते हैं ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी हम पढ़ते हैं और तीनों को मिला के क्या बना है? हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी बड़ा है। और इन तीनों को इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी एकीकृत रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये किस NCF में बताया गया है, किस NCF में ये सुझाव दिया गया है? तो ये दिया गया है NCF 2005 में, जो कि सबसे रिसेंट का NCF माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which region has the practice of shifting cultivation in India? अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि झूम फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो झूम फार्मिंग के बारे में NCERT में क्या बताया गया है कि मिजोरम में झूम फार्मिंग का प्रैक्टिस है। तो एक मिजोरम को एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, लेकिन जो हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट है, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये मेघालय हो गया, है ना, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, ये सब 7 सिस्टर स्टेट है। तो यहाँ पर झूम फार्मिंग होती है और झूम फार्मिंग को ही हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में क्या पाई जाती है? झूम कल्टीवेशन होती है और झूम फार्मिंग होती है। और दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज झूम की खेती। इसको झूम खेती कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत ही डिटेल में एक एक लाइन बताया गया है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। हम पूरी जड़ से नहीं उखाड़ते, हम क्या करते हैं? कट करते हैं और वहां पर क्या करते हैं? वहां पे बर्न करते हैं। और जो एशेज होते हैं ना, एशेज जिसको हम राख बोलते हैं, वो क्या करता है? जमीन को उपजाऊ बनाता है और स्लाइटली डगअप करते हैं, हल्का हल्का खुदाई करते हैं, है ना। तो उसी को हम झूम फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे एक झूम फार्मिंग का भी छोटा सा रिकैप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
Which of the following statement is not true for the hydropower generated from the river dam? तो हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है रिवर डैम से, तो उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं बताई गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि डैम इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। तो देखिए डैम के बनने से सस्टेनेबल ग्रोथ तो अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल होता है, तो ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे जगह क्या हो रहा है, डैम वगैरह बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी नदियों को डाइवर्ट किया जाता है। डैम का व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम? डैम का एक पर्पस है कि डैम बनाते हैं तो जो मान लीजिए इस डायरेक्शन से रिवर आ रही है तो इसके डायरेक्शन को चेंज करके दूसरे एरिया में पानी का प्रवाह किया जाता है, तो इसलिए डैम बनाया जाता है। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इससे क्या होता है ना कि जो पहाड़ी एरिया में आपको बहुत सारी आपको लैंडस्लाइड वाले जो घटनाएं देखने को मिल रही है कि पहाड़ गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये जो ओवर क्या होता है, नेचर के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। तो आप इससे अगर बोल रहे हो कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो रहा है तो ये कहना गलत है, ठीक है। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर। नॉट ट्रू पूछा था तो ये होगा नॉट ट्रू, है ना। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर एंड एयर, बिल्कुल सही है। हाइड्रो पावर फैसिलिटेट कैन हैव बीन लार्ज एनवायरमेंटल इफेक्ट बिकॉज हाइड्रो पावर फैसिलिटीज मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं, मैंने अभी आपको डिस्कस किया। डैम डिस्प्ले इंडिजीनियस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफलाइन। अब उस डैम क्या कर रहा है, बहुत सारे जो रिवर के किनारे जो भी सिटी बसी हुई है, जो पहाड़ी लोग हैं, तो वहाँ पे डैम बन गई है, तो वहाँ के लोग को क्या हो रहा है, उनकी जो रिवर जो उनके लिए लाइफ लाइन थी वो अब ख़त्म होते जा रही है, तो उनकी ज़िंदगी पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू की बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेस रोल प्ले करती हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, यानी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, क्योंकि क्या होता है थोड़े से फेरबदल के साथ क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर दिया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दे दे, परफ्लोरोकार्बन दे दे और नाइट्रोजिनस ट्राइफ्लोराइड भी दे सकता है। तो आपको तो पता, अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से मेन जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, इसका नाम अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो कोई भी अगर चेंज यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। तो अगर चेंज किया एग्जामिनर ने या सीटेट ने चेंज किया ऑप्शन को, यहाँ दे दिया हाइड्रो HCF यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, हमने तो मीथेन पढ़ा था, हमने तो वाटर वेपर पढ़ा था, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। आप इसको याद कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा जो डेंजरस गैस माना जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से निकलता है? जो फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, जो हम कोल है ना, कोयला वगैरह जलाते हैं, पेट्रोल से, है ना, जो ऑटोमोबाइल वगैरह के धुएं निकलते हैं, उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल के धुओं से भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इसके कारण क्या हो रही है कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो हीट आती है, वो क्या करती है, दिन में हीट एब्जॉर्व करता है हमारा अर्थ और रात में इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, ऊपर भेजता है। तो जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बैलेंस जो होता है हमारे धरती पर बना हुआ है। समझ में आई बात? जो सन से जो हार्मफुल रे आती हैं, ये जो भी गर्म किरणें आती हैं, तो वो क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद क्या होती है, दिन में एब्जॉर्ब करती है और रात में वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर से वो ऊपर की ओर चली जाती है। लेकिन जब ये सब गैसेस जो है, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ा रोल किसका प्ले, वो कौन खतरनाक प्ले कर, कौन डेंजरस है, कार्बन डाइऑक्साइड 56% जो है डेंजरस है
ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। उसके बाद मीथेन 18% है। सीएफसी क्या है? सीएफसी कहाँ से निकलता है? जो हमने घरों में रेफ्रिजरेटर रखा है, हमने घरों में क्या रखा है, एसी वगैरह लगा रखी है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट का जो नेचर है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हमारी धरती पर हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ना। तो इसको आप इन सब में एक और गैस को आप जोड़ सकते हो जिसको हम ओजोन कहते हैं, O3 के नाम से जानते हैं। आप इसमें एक ऐड कर लीजिएगा। तो ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं, जो भी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, गर्माहट आ रही है, उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक होने नहीं दे रही है, इंसुलेटर का काम कर रही है, यानी गर्मी को फिर से एटमॉस्फेयर में यानी फिर से ऊपर जाने नहीं दे रही है। ये धरती पर ही उसको इंसुलेट करके उसको क्या करी, एब्जॉर्ब करके रख रही है, जिसके कारण से हमारी धरती क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। आप देख रहे होगे अभी गर्मियों की टाइम चल रही है, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, यूपी का अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है कि टेम्परेचर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 51 डिग्री तक पहुँच गया है, और ये पहले नहीं होता था। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज है वो क्या कर रहे हैं, जो गर्मी है ना, गर्मी को ट्रैप करके बांध के रख ले रहे हैं, जिससे हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और इससे बहुत सारी डिजीज पैदा होगी, और हम हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जा रही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पेड़ लगाना है, और पेड़ लगाने से आपको इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रहना है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इंडस्ट्रियल गैसेज जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और इसमें एक ओजोन भी है, O3 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, Why are the cold desert in India is not affected by monsoon? मानसून से क्यों नहीं इफेक्टेड होता है कोल्ड डिजर्ट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हम पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका रीजन देखेंगे। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट हैव हॉट समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर। तो कोल्ड डिजर्ट में यहाँ पे बताया गया कि जो समर होती है बहुत गर्म होती है, और विंटर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट के बारे में ये बात गलत है। ये किसके बारे में है, जो डिजर्ट होती है ना, डिजर्ट जो हमारे यहाँ डिजर्ट पाई जाती है जैसे थार डिजर्ट, उसके बारे में ये बात है, कोल्ड डिजर्ट के बारे में नहीं है। कोल्ड डिजर्ट यानी एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक ठंड पड़ती है, 0 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और कोल्ड डिजर्ट किसे बोला जाता है हमारे इंडिया में, लद्दाख को। लद्दाख इज द ओनली कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया, यानी लद्दाख रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर के पास में, जो कि अभी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसी को हम कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं। डिजर्ट क्यों, कोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, 0 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी में वहां पे जो विंटर सीजन में वहां टेम्परेचर गिर जाता है। और डिजर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिजर्ट एरिया उसको घोषित किया जाता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पे बारिश कम होगी 25 सेंटीमीटर से कम, उसको हम डिजर्ट नाम देते हैं। तो डिजर्ट 2 तरह के डिजर्ट है, एक हॉट डिजर्ट है हमारे यहाँ जिसको हम थार बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट है जिसको हम लद्दाख बोलते हैं। तो दोनों जगह 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या है, कोल्ड डिजर्ट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय, एयर इज वेरी थिन इन अ कोल्ड डिजर्ट एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर खोजना है। सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए, कोल्ड डिजर्ट आर द डिजर्ट हैविंग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, दिस डिजर्ट आर जनरली फाउंड इन द माउंटेन एरिया, लद्दाख इज ओनली कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया सिचुएटेड इन हिमालय, यानी लद्दाख कहाँ पड़ता है, हिमालय रीजन में पड़ता है। इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द मानसून एज इट लाइज ऑन द रेन शेडो रीजन ऑफ हिमालय, यानी क्या होगा, कोल्ड डिजर्ट लाइज इन द रेन शेडो
रीजन ऑफ द हिमालय ऑप्शन नंबर 2। ये भी हो सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पे पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पड़ता है, यानी 5000 समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको क्या मिलेगा, कोल्ड डिजर्ट लद्दाख मिलता है ना। तो ये बात हमने वहाँ के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में। तो ये दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो कोल्ड डिजर्ट लाइज ऑन ए रेन शेडो ऑफ द हिमालय। अब क्या होता है कि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो जो मानसून आती है ना, मानसून जो आती है साउथ ईस्ट मानसून जो आती है, साउथ ईस्ट मानसून जो आती है वो क्या करती है, बड़े बड़े पहाड़ों से हील से टकराकर वापस लौट जाती है और वहाँ वर्षा नहीं होती है। यही एग्जैक्ट रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। ताजमहल के येलो होने का कारण क्या है, येलो होने का कारण एक ही है, सल्फर डाइऑक्साइड। कहाँ से निकलता है, फैक्ट्री के धुएं से हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वाटर के साथ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं, उसके साथ मिलके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, यानी H2SO3 एंड H2SO4 बना लेता है, जिससे क्या होती है कि एसिड रेन होती है। और एसिड रेन होने के कारण हमारा ताजमहल क्या हो रहा है, व्हाइट से क्या हो गया है, येलो हो गया है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, हमारी धरोहर है हमारे भारत की ताजमहल। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा ताजमहल येलो पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिल्ड द गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया, चोला डायनेस्टी ने, चालुक्य डायनेस्टी ने, काकतिया डायनेस्टी ने या पल्लव डायनेस्टी ने। तो गोलकुंडा फोर्ट किसने बनाया, काकतिया डायनेस्टी रूलर किंग प्रताप रुद्रा इन 11th सेंचुरी, सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1518 फॉर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, काकतिया डायनेस्टी ने गोलकुंडा फोर्ट बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, What is the mass of an object with density of 15 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 3 मिलीलीटर। यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताना है, आपको डेंसिटी गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या है, 15 है, मास हमें निकालना है और 3 मीटर यहाँ पे 3 मिलीलीटर यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। अगर हम मास निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा और क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 करेंगे, 15 या 45 यानी 45 ग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, मोमेंटम तो रहेगा लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है और वो होगा मास। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। आप कुछ स्केलर क्वांटिटी और कुछ वेक्टर क्वांटिटी के आप एग्जाम्पल को याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। एनिमल हु वॉक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट इन विच कलर। जो एनिमल, जो जानवर रात में जगते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को किस तरह देखते हैं। तो जो रात में जगते हैं वो किसी भी चीज को किस कलर में देखेंगे। तो रात में जगने वाले एनिमल जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, या तो ब्लैक में देखेंगे या तो व्हाइट में, है ना। तो किसी भी चीज को वो ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि रात में जगने वाले एनिमल का नाम बताओ, तो एक आउल हो गया, बैट हो गया, फॉक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, रात में जगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ थीन पाउडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, पाउडर की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, पाउडर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, किसी भी फ्लावर के पेटल के अंदर पाया जाता है। पेटल मतलब पंखुड़ी के अंदर किसी भी फूल के पंखुड़ी के अंदर आपको येलो कलर का एक मटेरियल दिखेगा।
वो होता क्या है आपको बताना है। आपको इस फिगर में दिख रहा है, तो वो होता है पोलेन। पोलेन किस कलर का होता है? येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प इन फाइटिंग आयरन डिफिशियंसी? आयरन डिफिशियंसी से फाइट करने में कौन सा फूड हमें हेल्प करेगा? यानी आयरन की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होने से कौन सी डिजीज होती है, कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। यानी एनीमिया किससे होती है? एनीमिया इज कॉज्ड बाई आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगर आयरन की कमी होगी तो आपको एनीमिया होगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए, है ना, अपने अपने शरीर में आयरन की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आयरन की क्षमता, आयरन की कैपेबिलिटी नहीं कह सकते, आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप कौन से फूड को लेंगे जिससे आपकी हीमोग्लोबिन भी अच्छी मात्रा में आएगी। फीमेल में हीमोग्लोबिन आपको 12 होना चाहिए और मेल में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाना चाहिए? 13 से 14, है ना, हीमोग्लोबिन का रेट होता है, रेंज होता है। तो आप अगर अच्छा आयरन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक तो आंवला से मिलेगा, जैगरी यानी गुड़ से मिलेगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको हम स्पिनच कहते हैं, जैसे साग हो गई, पालक की साग हो गई, इसमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलेगा। और डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, आंवला खाइए, जैगरी खाइए, गुड़ खाइए, जिससे आपका आयरन लेवल बढ़ेगा आपके बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन जो कि आपके यूवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे से एग्जाम देकर आइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतरीन वीडियो लेके फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।